पहला इंडिकेशन तो पेशेंट खुद ही लेके आता है, पेन। यंग पेशेंट्स के अंदर भी क्या हम रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाते हैं? एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, एवीएन। रिप्लेसमेंट सर्जरीज के ऑपरेशन फेलियर हो जाने के कितने % चांसेस रहते हैं? सर्जन की स्किल कितनी है। नमस्ते, पॉडकास्ट में तनुजा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट, सीनियर ऑर्थोपेडिशियन और मारवाड़ हॉस्पिटल नागौर के संस्थापक डॉक्टर कैलाश खोजा सर। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया मैम। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हमें पता चला है, हाल ही में आपका हॉस्पिटल नागौर का एकमात्र NABH फुल्ली एक्रेडिटेड हॉस्पिटल बना है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रिप्लेसमेंट सर्जरीज या फिर प्रत्यारोपण सर्जरीज, उनके बारे में सर से डिटेल में जानेंगे। तो आइए सर से समझते हैं कि आखिर ये रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती क्या है। रिप्लेसमेंट मतलब उसके नाम ही छुपा है कि कोई जोड़े को रिप्लेस करना, बदलना। तो मतलब कोई भी जोड़ जैसे फंक्शन में प्रॉपर नहीं कर पा रहा हो, पेन हो रहा हो, डिफॉर्म हो रहा हो, उसको बदलना। ओके सर, तो ये पिछले 10-15 सालों में रिप्लेसमेंट सर्जरीज का जो चलन है वो इतना ज्यादा कैसे कॉमन हो गया या पॉपुलर हो गया है? इसके पीछे काफ़ी कारण मिलेंगे। वैसे सर्जरी तो ये काफ़ी लंबे टाइम से शुरू हो चुकी है, रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो लोगों में जो भ्रांतियां थी ना, वो दूर हो गई। लोग डरते थे कि भाई इसमें क्या करते हैं, कोई जोड़ को काटते हैं क्या, चल नहीं पाएंगे, जो अपना है जोड़ वही चला जाएगा। तो ये भ्रांतियां दूर हो गई लोगों में। दूसरा ये कारण रहा कि ये सब जगह होने लगी सर्जरी, जैसे पूरे मतलब वर्ल्ड में ही होने लगी। जैसे यहाँ अपना इंडिया की माने तो भाई अहमदाबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, मेट्रोज में होती थी। आज अपने नागौर में ही हो रही है और दिल्ली हो रही है। ये नहीं कि भाई कोई गिनी चुनी हो रही हो, दिल्ली सर्जरी हो रही। तो इजी अवेलेबल हो गई। तीसरी चीज अपन माने तो कि ये कॉस्ट भी कम हो गई पहले की बजाय। पहले सर्जरियां जो मतलब काफी बड़ा बजट जाता था, वो बजट भी अब काफी कम हो गया। कुछ सरकार ने ऐसी योजना भी ला दी है कि भाई जो योजना के अंदर कवर हो जाता है, तो लगभग ज्यादातर कैशलेस इलाज होने लगे हैं। उसके कारण भी इसका थोड़ी इंसिडेंस बढ़ गया। राइट, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ गई है। अभी थर्ड टायर सिटीज में कॉमनली हाँ, मोटे मोटे तौर पे जो भ्रांतियां थी वो दूर हो गई। सारी सर्जरी सब जगह अवेलेबल है और पैसे भी नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं तो भी बहुत कम लग रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, सारी चीजें हो गई। वो सारों का कंबाइंड इफेक्ट से मतलब ये चीज बढ़ गई। राइट सर, तो अभी आपने एक टर्म यूज किया था कि लोगों में पहले डर था कि कहीं जो हड्डियां उन्हें ही नहीं काट दिया जाता है। तो ये जो प्रत्यारोपण सर्जरीज हैं, जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज है, क्या वाकई में इनमें हड्डियों को काटा जाता है? ऐसा अपन पूरी तरह से नहीं कह सकते। इसमें क्या करते हैं, जो भी जोड़ है, जो मतलब पेन कर रहा है या खराब हो गया, जिसको अपने रिप्लेस करना ना जोड़ को, उसकी दोनों तरफ की हड्डियों के हल्के से एंड जो रफ हो गए हो या मतलब अनइवन हो गए हो, उनको रिसरफेस करते हैं, लेवल करके हल्का सा पार्शियल 1-2-3 mm ऐसे काट के उसके ऊपर इम्प्लांट पुट कर देते हैं। ज्यादा मेजर कोई बोन का लॉस नहीं होता उसमें। ओके, तो सर ये जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज है ये कॉमनली घुटने और कूल्हे यही सुनने में आती है, ऐसा क्यों है? घुटने और कूल्हे का ज्यादा होता है दूसरे जोड़ों के बजाय, जैसे दूसरे जोड़ों के बजाय ज्यादा होता है, जैसे शोल्डर, कंधा और कोहनी के बजाय। इसका मुख्य कारण तो ये रह गया कि ये वेट बियरिंग जॉइंट है, तो लोड लेने वाले जोड़ है, कूल्हा है और हिप है। तो लोड लेने वाला जोड़ ही ज्यादा जल्दी खराब होता है। राइट, वही होता है जो पंखा सबसे ज्यादा चलता है वही खराब होता है। उसी तरीके से मतलब खराब इन द सेंस कि डस्ट ज्यादा उस पे हो जाती है, उसी तरीके से बॉडी का लोड उन पे जा रहा है तो वो होता है। सर कई बार पेशेंट्स को बहुत लंबे समय से दर्द चला आ रहा होता है या उसके जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है उस पर, तो ऐसे में पेशेंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की तरफ कब रुख करे? रिप्लेस देखो 2-3 इसके मतलब इंडिकेशन होते हैं मेनली। तो पहला इंडिकेशन तो पेशेंट खुद ही लेके आता है, पेन, दर्द हो रहा हो, दर्द टेबलेट से नहीं मिट रहा हो या रेगुलर दवाई खानी पड़ रही हो या दर्द उसकी डेली एक्टिविटी रोक रहा हो। तो दूसरा कारण होता है कि जोड़ डिफॉर्म होने लगे हो, मतलब जोड़ टेढ़ा मेढ़ा होने लगे हो, पेशेंट की चाल बिगड़ने लगी हो, वो चलने में असुविधा महसूस कर रहा हो, या फिर
जैसे गुड़ना और कुल्ले के मतलब सेंस में अपन बोले तो गुड़ने का जैसे काम हो, पालती नहीं मार पा रहा हो, उकड़ून नहीं बैठ पा रहा हो, कुल्ले के लिए भी ये सेम ही चीज़ है। अगर ये काम नहीं कर पा रहा हो तो ऐसी कंडीशन में अपने को रिप्लेसमेंट की तरफ जाना होता है। सर यंग पेशेंट्स के अंदर भी क्या हम रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाते हैं? यंग पेशेंट में भी तो यही कंडीशन आ सकती है, कई बार जोड़ खराब हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो मतलब एज के कारण खराब, दूसरी बीमारियां भी हो जाती है कई बार। दूसरी बीमारियों से हम जैसे क्या समझें? दूसरी बीमारियां जैसे अपने कुल्ले के संबंध में ले लो आप, कुल्ले का जोड़ है, कुल्ले का जोड़ यंग बच्चों में कई में काफी कॉमन खराब मिलता है, जिसको अपन बोले तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, एवीएन शॉर्ट फॉर्म बोला तो एवीएन। एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, कुल्ले के जोड़ की गोलाई होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है, रफ हो जाती है, मतलब उसमें सर्कुलेशन ब्लड का कम हो जाता है, तो वो सरफेस चिकनी नहीं रह पाती है, तो वो पेन करना शुरू हो जाता है। उसके मोटे मोटे तौर पे 2-3 कारण मिलते हैं। पहला कारण अपने को ढूंढने तो मिलता है कि भाई ट्रोमा, चोट लगने से कुल्ले का जोड़ खराब हो जाता है, सर्जरी के बावजूद भी खराब हो जाता है। चोट के बाद जो सर्जरी करते हैं ना, उसमें मान लो 10 सर्जरी करी तो 2-3 की एवीएन वो हो जाता है। अच्छा। तो उसमें फिर अपने का अल्टीमेट ऑप्शन यही रहेगा कि अब रिप्लेस करो। दूसरा यंग में कारण ये मिलता है अपने को कि डाइटरी हैबिट, जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हो, उसमें ये काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई। स्मोकिंग कर रहा हो, ये भी बड़ा रिस्क फैक्टर है। तीसरा कोई इनबिल्ट डिजीज हो, जैसे कोई ब्लड बोर्न डिजीज हो, इनमें भी कोई डिजीज की काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट होती है। अच्छा। जिनमें मतलब ये एवियन होता है। तो क्या एवियन अनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है? इडियोपैथिक होता है, वो नहीं होता। कई ऐसे होते हैं जिनमें कारण पता ही नहीं चलता है। ओके। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कुल्ला प्रत्यारोपण की जो सर्जरी है वो किस तरीके से की जाती है? हिप रिप्लेसमेंट। हिप क्या, एक तरह से आप बताऊं तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट टाइप का, बॉल एयर सॉकेट में घूमती रहती है। तो इसमें क्या करते हैं, या तो बॉल खराब हो जाती है या सॉकेट खराब हो जाता है या दोनों भी खराब हो जाता है। कई बार एक खराब हो तो पूरा ही रिप्लेस करना पड़ता है। वो फैक्टर डिपेंड करते हैं, उस टाइम डिसाइड करना पड़ता है सर्जरी टाइम क्या करना है। अच्छा। तो बॉल एंड सॉकेट ये जॉइंट होता है, इसमें क्या करते हैं, बॉल और सॉकेट दोनों रिप्लेस करते हैं। बॉल में तो क्या करते हैं, बॉल को जो घिस गई या खराब हो गई या अनइवन हो गई उसको हटा दिया, सेम उसी साइज की बॉल डाल देते हैं जो रेडीमेड आती है। और इसी तरह मतलब हिप में सॉकेट में क्या करते हैं, सॉकेट को थोड़ा रीसरफेसिंग करके तो उसी में वो पुट कर देते हैं। ओके। और इसी तरीके से घुटना बदलने की जो प्रक्रिया है वो की जाती है? लगभग सेम ही है ये भी। तो इसमें क्या, घुटना थोड़ा अलग तरह का जोड़ है, ये एक हिंज तरह का जोड़ है, तो हिंज टाइप का जोड़ है। तो इसमें भी करते तो वही है, बोन की दोनों तरफ से रीसरफेसिंग करके हल्का जो मतलब अनइवन पार्ट है उसको काट करके इवन करके वो इम्प्लांट पुट कर देते हैं। तो इन्हीं तरीके सर्जरीज में क्या ऐसा देखा जाता है कि जो टेढ़े मेढ़े घुटने होते हैं या कोई डिफॉर्मिटी बनी हुई होती है उनको इन सर्जरी से अपन करेक्ट कर सकते हैं? आर्थराइटिस में क्या होता है कि जोड़ा में घिस गया तो उसके नीचे का पोर्शन होता है ना जो वेट लेने वाला, वो फिर थोड़ा बेंड हो जाता है, कई बार अंदर की तरफ मुड़ गया, कई बार बाहर की तरफ मुड़ गया, जिसको मतलब अब नी केस इन सेंस बोले तो जिनु वेलगस या जिनु वेरस हो गया, वेरस या वेलगस डिफॉर्मिटी होगी। वेरस या वेलगस डिफॉर्मिटी होगी ना, तो वेरस यानी अंदर की तरफ मुड़ गया या बाहर की तरफ मुड़ गया वेलगस। तो इस सर्जरी के टाइम एक कट का लेवल ऐसे रखते हैं कि वो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है, ताकि बॉडी का वेट वापस उसी डायरेक्शन में लेने लग जाए इम्प्लांट। ओके सर। अगर वेरस और वेलगस में मतलब प्रॉपर करेक्शन नहीं करते ना तो ये सर्जरी फेल्योर में चली जाती है। अच्छा। तो वेट मतलब लोडिंग एक्सिस में ही करेक्शन होता है। ओके। तो पहले ही पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन करके और फिर ही उस सर्जरी को पहले टेम्पलेटिंग करते हैं कोई भी सर्जरी से पहले, भाई अपने को कितना वेलगस लेना है, कितना वेरस लेना है, न्यूट्रल कट लेना है क्या, वेट बीरिंग एक्सिस में ही इम्प्लांट पुट करना होता है, नहीं तो वो सर्जरी कई बार फेल्योर में चली जाती है। ये तो आपने बहुत ही हमें और हमारी ऑडियंस को एकदम क्लियर जानकारी दी है कि किस तरीके से इस सर्जरी को हम कंडक्ट करते हैं। सर जब भी किसी भी पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है उससे पहले कुछ तो इन्वेस्टिगेशन या कुछ जांचें होती होगी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी बड़ी सर्जरी में मानते हैं, वैसे छोटी नहीं है। सर्जन भी बड़ी मानेगा, पेशेंट के हिसाब से तो बहुत बड़ी सर्जरी है, कोई भी होता है। इसके लिए पूरा एनेस्थेटिक हिसाब से और जनरल भी वर्कअप पूरा करना होता है पेशेंट का, और पूरा करते भी हैं।
वर्क कम में क्या होएगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, पूरे हेमोग्राम पूरा कराएंगे, भाई ब्लड कितना पॉइंट है, सर्जरी के लिए पूरा प्रॉपर है कि नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा मतलब लीवर काम कर रहा है प्रॉपर, किडनी का फंक्शन, और लीवर किडनी के फंक्शन हो गए, दूसरे ऑर्गन के भी फंक्शन हो गए। तीसरी चीज़ कि चेस्ट के वगैरह भी देखेंगे, लंग में कोई इन्फेक्शन नहीं है एक्सरे करके, हार्ट का भी देखेंगे ईसीजी वगैरह करके। मतलब कुल मिला के सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई जनरली जीपी जनरल फिजिशियन एग्जामिनेशन मतलब पेशेंट फिट है कि नहीं, और दूसरी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं हो। कोमॉर्बिड मतलब साथ में कौन कौन सी बीमारियों से वो सफर कर रहा हो, साथ में सफर कर रहा हो तो रिप्लेसमेंट तो करेंगे, पर उस अनुसार अपने को चलना पड़ेगा। भाई उन कंडीशन को थोड़ा अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज का पेशेंट हो तो उसके डायबिटीज का लेवल 4, 5, 10 दिन अपन पहले कंट्रोल करेंगे, शुगर से पहले 5-6 महीनों का पहले का वैल्यूएशन देख लेंगे, भाई 5-6 महीने में इसकी टेंडेंसी क्या रही है। दूसरा मान लियो ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट हो, ज़्यादा ही ऑस्टियोपोरोटिक मतलब हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो, तो उनके लिए पहले इंजेक्शन भी लगाते हैं। कई बार पीटीएच का जो हार्मोन का इंजेक्शन होता है जो बोन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, ये प्री ऑपरेटिव वर्कअप हो जाता है। और तीसरा मान लियो कोई एसोसिएट बीमारी और भी हो, जैसे रिमेटॉइड हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब गठिया, जो मतलब गांव में काफ़ी बड़ा डर है इसका, तो इनका भी पहले प्रॉपर कंट्रोल में लेके ही आगे पेशेंट को सर्जरी की ओर पुट करते हैं। रिप्लेसमेंट सर्जरीज के ऑपरेशन फेलियर हो जाने के कितने % चांसेस रहते हैं? देखो फेल्योर तो ऐसे है ना, फेल्योर किसको बोलते हैं पहले तो ये समझा। फेल्योर में ये होता है कि भाई अपन ने सर्जरी करी है पेशेंट के दर्द कम करने के लिए, चाल मान ली बिगड़ी उसको सुधारने के लिए, पेशेंट की चाल नहीं सुधरी हो, या दर्द नहीं गया हो, या मतलब कोई दूसरी और कंडीशन हो गई हो, तो इसके क्या कारण रहे। कारण इसमें काफ़ी सारे होते हैं, तो लंबी लिस्ट होती है, और हर सर्जरी के कारण मतलब फेल्योर तो रहती है, रिस्क तो रहती है। किस लेवल पे होती है, सर्जन के लेवल पे, कोई इम्प्लांट के लेवल पे, एनवायरमेंट, ओटी की कंडीशन वगैरह वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला कारण तो यही होएगा कि भाई सर्जन की स्किल कितनी है। एक आदमी ने, एक सर्जन ने मान लिया 1000 सर्जरी करी है, वो तो मतलब उस वहाँ से तो गलती के बहुत कम चांस रहेंगे। एक सर्जन ने शुरुआती करी है, वहाँ थोड़े ज़्यादा रहते हैं। दूसरा कारण ये रह गया कि भाई मरीज कोई दूसरी बीमारियों से तो पीड़ित नहीं हो। अगर दूसरी बीमारियों से पीड़ित हो उसमें भी सर्जरी के चांस मतलब फेल्योर के चांस रहते हैं कई बार। तीसरा कि भाई अपने ओटी ऑपरेशन थिएटर की कंडीशन क्या है। ऑपरेशन थिएटर से कई बार इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। जिस पेशेंट को अपने को सर्जरी करनी नहीं थी, या मतलब कुछ टाइम को रोक के करनी थी, उसकी मतलब जनरल कंडीशन इंप्रूव करके करनी थी, अपने जल्दबाजी में कर लियो, वो भी कई बार फेल्योर का कारण रह जाता है। सर कोई भी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसके बाद में फिजियोथेरेपी की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है, कितना महत्वपूर्ण रहता है? देखो कोई भी जोड़ का फंक्शन है ना, वो डिपेंड करता है मसल के वर्क पर, मसल कितनी काम कर रही है। एक बार अपन ने सर्जरी कर दी पेशेंट की, तो मसल में टीयर हुआ है, मसल का ट्रॉमा हुआ है, उसको वापस स्ट्रेंथनिंग तो लानी पड़ेगी। उसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं लाई तो जोड़े की चाल नहीं आएगी, चाल प्रॉपर नहीं आई, या जोड़ की मतलब स्ट्रेंथ नहीं आई, तो सर्जरी मतलब तो जो अपने रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। तो सर्जरी के बाद तो लगभग पूरा रोल ही फिजियोथेरेपी का रहता है। अच्छा, यानी जो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत कार्य बड़ा, है। सर्जरी से ज़्यादा बड़ा रोल हो गया। कई लोगों को ऐसे देख लेते हैं, कई कई मान लियो जिनके मान लियो फिजियोथेरेपी की सुविधा नहीं होती है, ग्रामीण एरिया में देखते हैं वो 5-10 दिन 15 दिन लेट आते हैं, तो वो जोड़ों को मतलब स्टिफ करके ले आ जाते हैं, कई बार जोड़ की चाल बंद हो जाती है। राइट, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं फिर स्वाभाविक हाँ, तौर वो पे। थोड़ा लंबा कर देते हैं मामला, मतलब रिकवरी टाइम बढ़ गया। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमें आपसे रिप्लेसमेंट पे बहुत ही डिटेल में जानकारी मिली। हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैम।